पर बेस करता है। लिहाजा ये सारे आसान है, आपका रिकैप भी हो जाएगा और आप लोगों के लिए समझना भी आसान हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि वो तमाम बातें जो पहले तमाम स्कॉलर्स कर चुके हैं वो आपके जहनों में होंगी। आगे चलें, स्क्रीन काइंडली फुल स्क्रीन कर दीजिएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड के ऊपर। तो कहते हैं कि इस स्टैंडर्ड के अंदर हम तवर्रुक पे बात करेंगे, चाहे तवर्रुक करने वाला खुद इस्लामी मालियाती इदारा बैंक हो या तवर्रुक करने वाला कोई कस्टमर हो बैंक का, यानी बेनिफिशियरी चाहे इंस्टीट्यूशन हो या बैंक हो, दोनों के हवाले से स्टैंडर्ड एक ही अप्लाई होगा। आगे चलें। तवर्रुक के हवाले से पहले तो तारीफ है, तवर्रुक किसे कहते हैं और तवर्रुक और बेल ईना में क्या फ़र्क है। आप गुज़िश्ता लेक्चर्स में बेय ईना या बायबैक एग्रीमेंट के हवाले से मुख्तसर बात सुन चुके हैं, तवर्रुक के हवाले से सुन लीजिए। पहले तो हम लफ्ज़ के ऊपर बात करते हैं, तवर्रुक लफ्ज़ क्या है। तवर्रुक जैसे लफ्ज़ से वाज़ेह है, वरक से है, वरक वाव रे काफ, वरक कहते हैं कागज़ को। तवर्रुक यानी ऐसा मामला जिसके अंदर मकसद पैसे का हुसूल हो, नक़द का हुसूल हो, लिक्विडिटी हासिल करना हो। तो अगर कस्टमर को कोई ऐसी फाइनेंसिंग नीड है जिसके अंदर उसे करंट पैसे चाहिए, मिसाल के तौर पे शादी के अखराजात के लिए, मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल के अखराजात के लिए, मिसाल के तौर पे एजुकेशन बिल्स के लिए, जहां पर हम कोई दीगर खरीदो फरोख्त का मामला नहीं कर सकते, इजारा का मामला नहीं कर सकते, मुशारका का मामला नहीं कर सकते, बल्कि उसे तो पैसे चाहिए। अब जाहिर है कि बैंक एक तरीका तो ये हो सकता है कर्जे हसना दे दे, लेकिन बैंक सबको कर्जे हंसना नहीं दे सकता, क्योंकि बैंक ने तो सेविंग अकाउंट्स में जो पैसे लिए हैं उसके ऊपर वो कोई ना कोई रिटर्न देगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो रिटर्न पर पैसे तो ले ले अपने डिपॉजिटर से, लेकिन आगे वो कर्जे हंसना की बुनियाद पर दे और रिटर्न ना कमाए। तो अब जाहिर है कि इन जरूरियात को पूरा करने के लिए भी बैंक कोई ऐसी स्कीम बनाता है, कोई ऐसी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करता है कि जिसके नतीजे में वो पैसा कमा सके, अलबत्ता शरिया कंप्लाइंट तरीके से। ये नहीं हो सकता कि अब वो आके अब कर्जा दे दे और कर्ज की बुनियाद पर इजाफा ले, जो कि सूद है। लिहाजा उसका शरीय कंप्लाइंट तरीक़ाकार क्या होगा और ये किस तरह से नॉन शरिया कंप्लाइंट, शरिया नॉन कंप्लाइंट जो तरीक़ाकार है उससे मुख्तलिफ है। कहते हैं कि तवर्रुक का मतलब होता है कि आप किसी चीज को उधार पर खरीदते हैं और उसको नकद पर बेच देते हैं। रेफर्स पूरा डेफर्ड प्राइस डिटरमाइंड थ्रू मुसावमा और मुराबा, आप किसी भी चीज को मुसावमा या मुराबा की बुनियाद पर खरीदते हैं और किसी तीसरे शख्स को नकद के ऊपर बेच देते हैं। एक आसान सी मिसाल लीजिए, मुझे पैसे चाहिए अभी आपसे। एक तरीका कार तो ये हो सकता है कि मैं आपसे कहूं आप मुझे कर्जा दे दें और मैं आपको इजाफा करके पलटा दूंगा, तो ये दुरुस्त तरीका नहीं है। दूसरा तरीका कार ये हो सकता है कि आप मुझे कर्ज हंसना दें और कोई इजाफा नहीं मिलेगा। जाहिर है इस सूरत में मेरी तो जरूरत पूरी हो जाती है, लेकिन आप बहैसियत मालियाती इदारा आप नफा नहीं कमा सकते। एक तरीका कार फिर क्या हो सकता है, मैं आपसे कोई चीज उधार पर खरीद लूं। जब मैं उधार पर खरीदूंगा इसका मतलब मुझे आपको पैसे इस वक्त नहीं देने, लेकिन चूंकि मैंने चीज खरीद ली है तो उस चीज का मैं मालिक बन जाऊंगा। और ये बात भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि मिल्कियत हासिल करने के लिए पैसों की अदायगी पूरी जरूरी नहीं है। यानी जब आप कोई चीज उधार पर खरीदते हैं और आप कहते हैं मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो जिस दिन आपने खरीदी आप उस दिन से मालिक बन जाते हैं। बस एक जिम्मेदारी रह जाती है कि आपने पैसे देने। लेकिन कतई तौर पे ऐसा नहीं है कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक कि आप मालिक नहीं बन सकते, नहीं, बल्कि जिस दिन मामला हुआ उस दिन आप मालिक बन जाएंगे। कीमत बाद में देनी है। तवर्रुख में क्या होता है, मैंने आपसे कोई चीज खरीदी, तो जो ही मैंने खरीदी मैं उस चीज का मालिक बना और मैं आप उसको उसकी कीमत आपको कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद ये जैसे तय हुआ अदा करूंगा। यानी आपने उधार पर चीज खरीदी, ये पहला मरहला है ट्रांजैक्शन का कि आपने एक चीज ले ली। बैंक के लिए बैंक ने एक चीज बेच दी आपको। अगर बैंक के तनाजुर से सोचें कि मैं हूं और बैंक है, मुझे बैंक से तवर्रुक का अरेंजमेंट करना है, तो पहले मैंने बैंक से कोई चीज खरीदी उधार पर। अब बैंक का एक क्रेडिट देन इस्टेब्लिश हो गया मेरे ऊपर। अब वही चीज मैंने मार्केट में जाकर किसी और को, थर्ड पार्टी को बेच दी। जैसे ही मैंने वो चीज बेची मेरे पास कैश आ गया। कैश मैंने अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर लिया
और नतीजतन अब आप बैंक को 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या जिस तरह तय हुआ है पैसे पलटा कर दे देंगे। तो गोया ये ट्राई पार्टी अरेंजमेंट है, तीन इसके अंदर पार्टीज इन्वॉल्व है। एक वो जिससे पहले आप चीज खरीदेंगे, तो एक वो है जो बेचने वाला हुआ, एक आप है जो खरीदने वाले हैं। और ट्रांजैक्शन की दूसरी लेग में आप बेचने वाले बन जाएंगे और कोई और खरीदने वाला बन जाएगा। पहले आपने कोई चीज उधार पर खरीदी और आगे जाकर नकद पर बेच दी। तो नतीजा क्या था? नतीजा ये था कि आपको पैसे मिल जाए, और आपको पैसे मिल गए। इसे कहते हैं तवर्रुक का अरेंजमेंट। ये बैउल ईना बायबैक एग्रीमेंट से कैसे मुख्तलिफ है? बायबैक, जैसे कि आप जानते हैं कि बायबैक एग्रीमेंट अक्सर फुकहा के नजदीक तमाम मकातब फिक्र के जायज नहीं है। यानी अगर मैं कोई चीज आपसे खरीदूं इस शर्त के साथ कि मैं आप ही को बेच दूंगा और इसके नतीजे में आपको इजाफा मिल जाएगा, तो गोया ये एक कैमोफ्लाज है सेल ट्रांजैक्शन का, लेकिन असल में सूदी कर्जा है। मिसाल लीजिए, मिसाल क्या है? मैंने कहा कि मुझे आपसे 10,000 रुपए चाहिए, तो आपने कहा मैं 10,000 रुपए दूंगा, इजाफा लूं, तो ये जायज नहीं है। तो आपने इसको कैमोफ्लाज किस तरह किया? मैंने इस तरह किया कि मैंने आपको 10,000 देने की जगह मोबाइल बेच दिया 11,000 का। तो जैसे ही मैंने मोबाइल 11,000 का बेचा, 1 महीने उधार पर, मोबाइल के आप मालिक हो गए, और नतीजे में आप 11,000 रुपए मुझे वापसी करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मोबाइल के मालिक आप बने, मैंने कहा अच्छा अब तो आप मालिक हैं, मैं आपसे 10,000 रुपए नकद के बदले खरीद लेता हूं। तो मैंने मोबाइल दोबारा खरीद लिया, तो गोया मोबाइल मेरा मेरे पास आ गया, 10,000 कैश आपको मिल गया, और एक डेट क्रिएट हो गया था पहले ट्रांजैक्शन में 11,000 का, जो आप मुझे पलटा कर देंगे। तो इसे जायज नहीं समझा जाता, इसे बायबैक कहते हैं, बैलईना कहा जाता है। ये दुरुस्त नहीं है। तवर्रुक क्या है? तवर्रुक भी इसी तरह का है, लेकिन तवर्रुक में डुअल पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि ट्राई पार्टी ट्रांजैक्शन है। यहां पर मैंने आपको कोई चीज बेची, तो आप वो चीज खरीद के मालिक बन गए, और कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप मुझे ही वापसी बेचेंगे, बल्कि आप जिसको चाहें बेच दें। एन मुमकिन है आप ना बेचें, लेकिन चूंकि आपको पैसों की जरूरत है, तो आप किसी और को बेच देते हैं। तो तवर्रुक में और बैउल ईना में फर्क ये है, बैउल ईना में जिससे चीज पहली मर्तबा खरीदी जाती है उसे ही बेची जाती है, जबकि तवर्रुक के अंदर आप जिससे खरीदते हैं उसे बेच नहीं सकते। आगे चलें। स्लाइड को आगे कीजिएगा। अच्छा, 3 पे चलें, 3 पर। मुतवर्रिक मोनेटाइजेशन, 3 पर कीजिएगा। जी। मुतवर्रिक यानी वो शख्स जो तवर्रुक करना चाहता है, बेनिफिशियरी जिसे कहते हैं। ये बात आप पहले स्कोप में पढ़ चुके हैं कि तवर्रुक इदारा भी कर सकता है, बैंक भी कर सकता है, बैंक का कस्टमर भी कर सकता है। मिसाल क्या है? मैं बैंक के पास गया, मुझे मेडिकल बिल्स देने। मैं बैंक के पास गया, मुझे मिसाल के तौर पर शादी का खर्चा करना है। मिसाल के तौर पर मुझे कोई और काम करना है जिससे मुझे कैश चाहिए। इसके अंदर बेनिफिशियरी मैं हूं। एक मर्तबा बैंक भी बेनिफिशियरी बनता है। वो कब होता है? जैसे बैंकों में जो ओवरनाइट सेटलमेंट होती है, एक बैंक को एंड ऑफ द डे लिक्विडिटी की जरूरत है, पैसे चाहिए उसे। मिसाल के तौर पे आप लोग जानते हैं रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं, सीआरआर के और एसएलआर के। अब एसएलआर रिजर्व मेंटेन करने के लिए आपको पैसों की जरूरत है। इस्लामिक बैंक के पास जाएंगे, एक बैंक इस्लामिक बैंक दूसरे बैंक की ट्रेजरी के पास जाता है, तो अब वो कहेगा कि भाई मुजारबा कर लो। वो कहेगा मुझे मुजारबा नहीं करना, मुशारका नहीं करना, मुराबाहा करने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीक़ाकार तवर्रुक का है कि किसी तरह इस्लामिक बैंक को लिक्विडिटी हासिल हो जाए, और उसके बाद फिर जो बैंक पैसे फराहम कर रहा है उसको नफा भी मिल जाए। तो बेनिफिशियरी दोनों हो सकते हैं, तो ये बात जहन में रखें आप। फिर ये कहते हैं कि द मोनेटाइजेशन बेनिफिशियरी कस्टमर भी हो सकता है, जो सामान खरीदता है इंस्टीट्यूशन से और इसको किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है और पैसे हासिल कर लेता है। और खुद ये इदारा भी हो सकता है जो कोई कस्टमर से या किसी और इंस्टीट्यूशन से सामान या चीज हासिल करता है और फिर किसी और को बेचकर कैश हासिल कर लेता है। तो ये एक बात है जो मैंने अर्ज की। दूसरी बात ये कहते हैं कि द इंस्टीट्यूशन शुड नॉट परफॉर्म द मोनेटाइजेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ कन्वेंशनल बैंक।
यानी ये कह रहे हैं कि इस्लामी बैंक को तवर्रुक की ट्रांजैक्शन कन्वेंशनल बैंक के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि कन्वेंशनल बैंक इस पैसों को फिर दोबारा सूदी ट्रांजैक्शन में लगाते हैं, तो गोया ये एक सूदी मामले के अंदर मदद होती है। अलबत्ता इस्लामिक बैंक सूदी बैंक से, कन्वेंशनल बैंक से तवर्रुक की ट्रांजैक्शन कर सकता है कि जब बेनिफिशियरी इस्लामिक बैंक हो। यानी अगर मैं एबीसी इस्लामिक बैंक हूं और मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं कन्वेंशनल बैंक से तो पैसा ले सकता हूं, लेकिन कन्वेंशनल बैंक को पैसा दे नहीं सकता। आगे चलें। कंट्रोल्स क्या है तवर्रुक के, ये बहुत अहम बात है। कहते हैं द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेजिंग द कमोडिटी ऑन द डेफर्ड पेमेंट बेयर शुड फुलफिल द ट्रांजैक्शन विद ड्यू कंसिडरेशन टू द शरिया स्टैंडर्ड नंबर 8 कहते हैं कि तवर्रुक के अंदर पहले आप कोई चीज खरीदते हैं, फिर आप उसको बेचते हैं। नट शेल में अगर बात करें तो ये दो सेल ट्रांजैक्शन होती हैं। पहले आप एक चीज खरीदते हैं एज अ बेनिफिशियरी, चाहे इंस्टीट्यूशन हो या कस्टमर हो, और फिर आप इसको एज अ सेलर बेचते हैं। तो आप मुराबाहा की बुनियाद पे खरीदें, मुसावमा की बुनियाद पे खरीदें, क्रेडिट मुराबा हो, स्पॉट मुराबा हो, जो भी हो, इसके अंदर वो तमाम शराइत लागू होंगी जो आपने मुराबा के स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, स्टैंडर्ड नंबर 8 में। या क्रेडिट सेल का जो स्टैंडर्ड था, या जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने शराइत पढ़ी है कि जब भी कोई चीज बेची जाए तो उसकी शराइत होती है, वो चीज मौजूद हो, वो चीज मिल्कियत में हो, वो चीज कब्जे में होनी चाहिए। इसी तरीके से बेचने वाले की शराइत होती है, कोई भी मामला करने के लिए उस मामले के जो मकासद हैं वो जायज होने चाहिए। तो कहते हैं तवर्रुक में भी वो तमाम शराइत पूरी होनी चाहिए। फिर ये कहते हैं 4.4/2 के अंदर द कॉमोडिटी, जो कॉमोडिटी है जिसको बेचा गया है, शैल बी वेल आइडेंटिफाइड सो एज टू बिकम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर एसेट्स ऑफ द सेलर। ये कहते हैं जिस चीज को आप खरीद रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जो दूसरा सामान है उससे अलग हो जाए। मिसाल के तौर पे आप तवर्रुक कर रहे हैं 10 किलो आटे के ऊपर, और बेचने वाले के पास आटे की बोरियां रखी हुई हैं, या साइलॉस के अंदर आटा डम हुआ हुआ है जिसके अंदर लाखों टन या लाखों किलो आटा रखा हुआ है, और आपने आटा किया है मिसाल के तौर पे 1,000 किलो के ऊपर। तो कहते हैं जब भी आप तवर्रुक करें तो जो चीज आपने खरीदी है या बेचने वाले ने जो चीज बेची है वो इस तरह से अलग हो जाए कि पता चल जाए कि आपने आटे की कौन सी मकदार को बेचा है। यानी आप उसको किसी बोरी में कर दीजिए, अलग उठाकर रख दीजिए। अगर आपका कोई ईआरपी सिस्टम पहले से इन प्लेस है तो वो चीज आइडेंटिफाई हो जाए। क्यों? ताकि एस्टेब्लिश हो जाए कि क्या चीज बेची गई है, उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए। ये बात इसलिए भी अहम है कि मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 1 लाख किलो आटा रखा हुआ था और उसके अंदर बेचा था 1,000, तो अब आप लोग जानते हैं 1,000 इसका नहीं है, खरीदने वाले का है। 99,000 किलो इसका अपना है। अब अल्लाह ना करे ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब डिस्ट्रॉय होने के बाद कैसे पता चले कि ये माल डिस्ट्रॉय कितना हुआ? 50,000 हो गया। अब 50,000 में अब सवाल पैदा होता है कैसे पता चलेगा कि 99,000 में से इसका कितना है जो इसकी अपनी मिल्कियत में था और 1,000 किसी और का था। तो इसलिए कहते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करने के लिए जरूरी है कि जो माल बेचा गया है वो आइडेंटिफाइड इस तरह हो जाए कि वो सेपरेट हो जाए, या बोरियों में करके अलग कर लें, आइडेंटिफिकेशन नंबर कर लीजिए, या जो भी तरीकाकार होगा एज पर ऑपरेशंस पता चल जाएगा। तो ये शराइत भी, ये शर्त भी पूरी होनी चाहिए। आगे चलें। अच्छा जी, फिर आगे कहते हैं इफ द कॉमोडिटी इज नॉट मेड अवेलेबल एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, the client shall be given a full description or a sample that indicates a quality quantity of the commodity। ये वही पुरानी बात की है इन्होंने। कहते हैं कि देखिए दो तरह से चीज बेची जाती है, या तो आप चीज सामने मौजूद है आपके, आपने कहा मैं ये चीज आपको बेच रहा हूँ, वो आइडेंटिफाई हो जाती है। अगर चीज अभी मौजूद नहीं है तो या तो आप कोई सैंपल दिखाकर बेच रहे हैं कि भाई मैं ऐसी चीज आपको दूंगा, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस होगी, या आप स्पेसिफिकेशन बता दीजिए ताकि वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। जब ही कहते हैं कि तवर्रुक लोकल गुड्स के अंदर ज्यादा प्रेफरेबल है, इंटरनेशनल गुड्स के अंदर जिसकी अभी डिलीवरी होनी है और ऐन मुमकिन है कि बाज़ औक़ात उसके अंदर चीजें बदल जाती हैं, लिहाजा उसके ऊपर तवर्रुक करना प्रेफरेबल नहीं है। अलबत्ता अगर कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से ये कहते हैं कि तवर्रुक के अंदर एक्चुअल जो डिलीवरी है वो हो जानी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि मैं तवर्रुक आपसे कर रहा हूं, मैं आपसे कोई चीज खरीद रहा हूं और मैं उसकी पोजेशन नहीं लूं और आगे बेच दूं,
तो आप लोग जानते हैं जब तक पोजेशन नहीं ली जाएगी ऑफिस स्टैंडर्ड्स आगे सेल करने को अलाउ नहीं करते। अच्छा, फिर और शर्त ये बताते हैं 4/5 के अंदर जो कॉमोडिटी बेची गई है उसको थर्ड पार्टी को बेचना है, उसी को नहीं बेचना जिससे खरीदा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसी को बेच दिया जिससे खरीदा है तो ये बायबैक का एग्रीमेंट होगा, जो कि जायज नहीं है। लिहाजा ये भी बात दुरुस्त नहीं शुमार होती है। और इसी तरह से आप कोई भी ऐसा मामला करना जिसमें बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी कंडीशनली या बाय द कस्टम यानी उर्फ में इस तरह से हो कि जिससे खरीदा जाएगा उसी को बेचा जाएगा, तो ये मामला करना दुरुस्त नहीं है। तो जो एक आप कहें कि एक वन लाइनर तवर्रुक और बायबैक में फर्क है, वो ये है कि तवर्रुक में जिससे खरीदा है उसको नहीं बेच सकते, चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट में शर्त लगा दी हो तब भी नहीं बेच सकते, चाहे कस्टम प्रैक्टिस ही हो तब भी नहीं बेच सकते। हाँ, अगर ना कोई कॉन्ट्रैक्ट में शर्त लगी हो ना कोई कस्टम प्रैक्टिस ऐसी हो और फिर वो खुद खरीद ले तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर बाय कंडीशन हो या बाय कस्टम हो तो ये जायज नहीं है। तवर्रुक में थर्ड पार्टी होती है। आगे चलें। 4/6 में ये कहते हैं कि द कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेजिंग द कॉमोडिटी ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस एंड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेलिंग इट way that the client loses his right to receive the commodity. Such linking of the two contract is prohibited whether it is made through stipulation in the document acceptance as a normal tradition or incorporation in the procedure। क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको बताया था कि तवर्रुक एक 2 लाख ट्रांजैक्शन है। पहली लेग के अंदर आप कोई चीज खरीदते हैं, दूसरी लेग में वो चीज आप आगे बेचते हैं। तो कहते हैं तवर्रुक इस तरह से नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट लेग के अंदर जो चीज आपने खरीदी है उसके आप पोजेशन ही ना ले सकते हो और आपको वो आगे बेचनी हो। यानी बस इस तरह से तवर्रुक डिजाइन हो कि आप बस गए, आपने आपने एप्लीकेशन दी तवर्रुक की और आपका फिर रोल खत्म, जीरो हो गया आपका बिल्कुल रोल। यानी आप ना पोजेशन लेंगे, चाहे एक्चुअल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, और आपको कोई डिलीवरी नहीं मिलेगी और वो आगे भेज दी जाएगी। या फिर दूसरी सेल पहली सेल पे कंटेजेंट हो कि आपको लाजमी तौर पर बेचना है और आपका कोई इख्तियार नहीं है। मिसाल के तौर पे आप कहें कि नहीं मैं बेचना नहीं चाह रहा किसी वजह से, तो आपको कहा जाए नहीं नहीं आपको बेचना लाजमी होगा, तो ये तरीका दुरुस्त शुमार नहीं होगा। तो किसी भी तरीके से कॉन्टेजेंट करना इस तरह कि आप या तो उसे बेचने पे पाबंद हो जाए या आप उसकी पोजीशन ना ले सकते हो, दोनों सूरतें जायज तवर्रुक में नहीं है। 4/7 में कहते हैं द क्लाइंट शेल नॉट डेलीगेट द इंस्टीट्यूशन और इट्स एजेंट टू सेल ऑन हिज बिहाफ। ये एक शरिया कंट्रोल है तवर्रुक के अंदर, यानी ये कोई ऐसा नहीं है कि ये करना वाजिब है। ये क्या मतलब है? जिस तरह आप लोगों ने मुराबा में पढ़ा था कि बेहतर ये होता है कि भाई क्लाइंट इंस्टीट्यूट खुद जाके चीज खरीद ले। क्यों? क्योंकि ताकि यकीनी हो सके कि चीज खरीदी गई थी फिर आगे बेची गई थी। इसी तरीके से बेहतर ये है कि पेमेंट जो है वो वेंडर को डायरेक्ट की जाए, ताकि ऐसा ना हो कि कल को हमने कस्टमर को पैसे दिए और कस्टमर ने वो पैसे इस्तेमाल कर लिए। तो ये सारे शरिया रिस्क हैं। इसी तरीके से तवर्रुक में कहते हैं कि बेहतर ये है कि जब मैं कोई चीज खरीद लूं तो मैं दोबारा बैंक को या बैंक के एजेंट ही को अपना एजेंट ना बनाऊं कि आगे बेच भी दो ये। क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी आ जाती है कि आपका कोई रोल ही नहीं है। मैंने कोई चीज तवर्रुक के लिए खरीदी और बैंक ही ने मेरे बिहाफ पर बेच दी, तो यहाँ पे एक रोल जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है। लेकिन ये मैंने कहा कि शरिया रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रिकमेंडेशन है। मिसाल के तौर पे अगर कोई रेगुलेशन ऐसी जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में होता है, वहां पे एएमसी ब्रोकरेज फर्म ही आगे खरीद बेच सकती है। मैं डायरेक्टली मिसाल के तौर पे नहीं कर सकता हूँ। पीएसएक्स वगैरह में कैपिटल मार्केट्स में होता है ब्रोकर ही खरीदेगा बेचेगा, आप उसको ऑर्डर देते हैं लेकिन सेल परचेज वो करेगा। तो कहते हैं कि अगर कोई रेगुलेशन हो और उसके अंदर वाजे फर्क आ जाए कि अब ये आपके बिहाफ पर खरीद रहा है बेच रहा है, तो दुरुस्त है। यानी बहुत आसान सी बात है, फर्क होना चाहिए। पहले मैंने बैंक से खरीदा तो यहाँ बैंक सेलर है, मैं बायर हूँ। दूसरी स्टेज पर अगर एजेंसी, पहली बात तो बेहतर है कि आप खुद बेचें, आप अपना एजेंट बनाएं। लेकिन अगर आपको बैंक ही को एजेंट बनाना पड़ रहा है या बैंक के ही डेजिग्नेटेड नुमाइंदे को एजेंट बनाना पड़ रहा है, तो अब यहाँ वाजे हो कि कब आपने खरीद लिया, कब आपकी पोजीशन आ गई, कब एजेंसी हुई और कब उसने आपके बिहाफ पर बेचा, ताकि ये वाजे रहे कि ऐसा नहीं है कि उसने खुद ही आपको बेचा और खुद ही आगे किसी और को बेच दिया। ये पता होना चाहिए जब उसने आपको बेच दिया तो आप मालिक हैं और अब दूसरी लेग में बैंक आपका एजेंट है। आगे चले।
4/8 में कहते हैं द इंस्टीट्यूशन शुड नॉट अरेंज प्रॉक्सी और अ थर्ड पार्टी टू सेल, यानी इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए कि पहले से तय हो कि किसको खरीदना है किसको बेचना है। यानी मैं बैंक हूं, आप कस्टमर हैं, मैंने पहले से अरेंज करके दिया हुआ है कि आपने फलाई को बेचना है और किसी और को नहीं बेचना। भाई आपका इख्तियार है, आप जिसको चाहे बेच दें, कोई हर्ज नहीं है। मीट मार्केट है, मीट मार्केट में मैंने, बैंक ने इस तरह से मैनेज किया है कि मैंने खास दुकान से चीज खरीदी है इस अरेंजमेंट के ऊपर कि देखो मैं तुमसे खरीद रहा हूँ और ये कस्टमर को बेचूंगा उधार के ऊपर, कस्टमर जब आएगा तो तुम ही को बेच सकता है और कैश लेगा। ये भी तरीका दुरुस्त नहीं है, बल्कि कस्टमर का इख्तियार होना चाहिए, वो इस मीट की दुकान पे बेचे या किसी और पे। इख्तियार हो तो वो किसी को भी बेच सकता है, हत्ता उसको भी बेच सकता है, लेकिन अगर इख्तियार नहीं हो तो ये दुरुस्त नहीं है। 4/9 में कहते हैं द क्लाइंट शेल नॉट सेल द कमोडिटी except by himself or through agent other than the institution and shall duly observe the other stipulations। वही बात कर रहे हैं कि या खुद बेचो या एजेंट बनाओ, इंस्टीट्यूट को एजेंट ना बनाए, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो जाए तो फिर बनाया जा सकता है, लेकिन स्टेजेस क्लियर होनी चाहिए। 4/10 में कहते हैं द इंस्टीट्यूशन शैल प्रोवाइड टू द क्लाइंट विद द इंफॉर्मेशन दैट ही और हिज अपॉइंटेड एजेंट में नीड फॉर सेलिंग द कमोडिटी। इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर सकता है क्लाइंट को, जो बात मैं अभी कर चुका हूँ। प्रेफरेबल ये कि मैं खुद बेचूं या अपना एजेंट बनाऊं, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर देता है या मैं इंस्टीट्यूशन को बनाता हूँ या इंस्टीट्यूशन के किसी एजेंट को बनाता हूँ तो ये दुरुस्त होगा, अलबत्ता प्रेफरेबल नहीं, क्योंकि इसके अंदर शरिया रिस्क इन्वॉल्व है। आगे चलें। कंट्रोल्स ऑन मोनेटाइजेशन व्हेन इंस्टीट्यूशन इज द बेनिफिशियरी। कहते हैं जब बैंक तवर्रुक करे, यानी बैंक आपस में मनी मार्केट ऑपरेशन कर रहे हैं और एबीसी बैंक को सीडीई बैंक से पैसे चाहिए, तो अब कंट्रोल्स क्या है। कहते हैं मोनेटाइजेशन इज नॉट अ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग। पहली बात तो ये समझ लीजिए, तवर्रुक कोई रिकमेंडेड तरीका कार नहीं है फाइनेंसिंग का, इन्वेस्टमेंट का। लिहाजा तवर्रुक को ही असलो असील बना देना, तवर्रुक ही को बेसिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग समझ लेना दुरुस्त नहीं है। ये अलाउ क्यों है। कहते हैं इट हैज बीन परमिटेड व्हेन देयर इज अ नीड फॉर इट। जब यहाँ जरूरत हो तो जरूरत की बुनियाद पे तवर्रुक जायज है, सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन। और वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जो भी आपने सुनी है कि तवर्रुक के अंदर ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा, लिंकिंग इस तरह नहीं होगी कि पोजेशन ना ले सकते हो या सेल करना लाजमी हो, स्टेजेस क्लियर होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी पूरी होनी चाहिए। फिर ये कहते हैं द इंस्टीट्यूशन शैल नॉट यूज मोनेटाइजेशन फॉर अ मीन ऑफ मोबिलाइजिंग लिक्विडिटी फॉर देयर ऑपरेशंस एक्सपर्ट एक्सर्ट नो एफर्ट फॉर फंड। आसान ये मतलब इसका, ये पूरी क्लॉज का कि देखिए तवर्रुक जो है वो रिकमेंडेड मोड ऑफ फाइनेंसिंग नहीं है, और तवर्रुक जो अलाउड है कि आप किसी से पैसे कोई चीज खरीदते हो उधार पर फिर आगे किसी और को नकद पर बेच के पैसे ले लेते हैं, ये दुरुस्त है, लेकिन इसको फाइनेंसिंग का तरीका ना बनाया जाए। क्यों। क्योंकि अगर आप तवर्रुक को अलाउ कर दें फिर कोई किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, फिर कोई मुराबा नहीं, कोई मुशारका नहीं। आप सिंपल तरीका ये बनाएं कि तवर्रुक का कोई अरेंजमेंट कर लें, कोई भी कमोडिटी ले आए और कैश फाइनेंसिंग कर दें, अब उसको आसान पैसे मिल जाएंगे। अब वो जो चाहे कर सकता है, क्योंकि जब पैसे मिल गए तो अब मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं, और मेरा एक डेट भी क्रिएट हो गया जो शरीय कंप्लाइंट है। तो लिहाजा तवर्रुक रिकमेंडेड मोड नहीं है। जब भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो बिलखुसूस तवर्रुक के लिए इजाजत के लिए लिखता है कि आपको तवर्रुक के ट्रांजैक्शन पे स्टेट बैंक से इजाजत लेनी होगी। फैसल बैंक ने कन्वर्जन की, फैसल बैंक का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो था क्रेडिट कार्ड्स का, कन्वर्जन थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी थी, नूर कार्ड आया तो स्टेट बैंक ने स्पेशल बेसिस के ऊपर उसको अलाउ किया। इसी तरीके से अगर कोई और क्रेडिट कार्ड आता है या कोई फैसिलिटी हो रही होती है, बाकायदा इसका स्टेट बैंक से अप्रूवल होता है और इसके बारे में एक रैशनल देना पड़ता है कि आप तवर्रुक क्यों कर रहे हैं, आप कोई और प्रोडक्ट क्यों नहीं ला रहे। बाकायदा शरिया बोर्ड इन्वॉल्व होता है, शरिया बोर्ड पहले बैंक अप्रूव करता है, फिर स्टेट बैंक अप्रूवल देता है। तो ये बात बहुत अहम है जिसको समझना चाहिए। बाज अरब ममालिक में, मिडिल ईस्ट में बिलखसूस, या मलेशिया के अंदर तवर्रुक बहुत एक्सेसिव यूज होता है। और अगर आप देखें तो वहां पर जैसे हमारे पाकिस्तान में डीएम की बहुत ज्यादा शरह है, यानी आपकी फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा चंग जो है वो डीएम बेसिस पर है पाकिस्तान में। इस तरह मिडिल ईस्ट मलेशिया में तवर्रुक है। तो पहली बात, तवर्रुक जायज है, लेकिन तवर्रुक रिकमेंडेड मोड ऑफ फाइनेंसिंग नहीं है, हत्ता मुराबाहा भी नहीं है। लेकिन अगर कस्टमर को इन्वेंट्री फाइनेंस करवानी तो मुराबाहा करें, उसे बाकायदा बिजनेस वेंचर करना है तो मुजारबा करें, और अगर उसे अभी वर्किंग कैपिटल चाहिए अगेंस्ट अ फ्यूचर डिलीवरी तो सलम करें, इस्तिस्ना करें,
तो ये एक गोया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट है, जिससे इस्लामिक बैंकिंग की खूबसूरती नजर आती है। वरना फिर क्या होगा, कन्वेंशनल बैंक डायरेक्ट लोन देता है, इस्लामिक बैंक तवरुक की बुनियाद पे दे देता है। तो लिहाजा ये रिकमेंडेड तरीकेकार नहीं है। 5/2 में कहते हैं द इंस्टीट्यूशन शेल अवॉइड in selling the monetization commodity even if the proxy is to be arranged with a third party. In other words, institutions shall use their own bodies for selling the monetization commodity through using brokers for the purpose it's permissible. कहते हैं जब आप खुद तवर्रुक कर रहे हैं तो आप या तो खुद बेचिए या अपने किसी ब्रोकर से करें। खुद जिस इंस्टीट्यूशन से आपने खरीदा है उसी के ब्रोकरेज के साथ जाना या उसी को बना देना, ये दुरुस्त शुमार नहीं होगा। ये वही बात है जो आपने फर्द के लेवल पे यानी कस्टमर लेवल पे बात की थी। आगे चलें। स्लाइड आगे कीजिएगा। आवाज आ रही है? स्लाइड सेंड हो गई सर। एंड हो गई हैं स्लाइड्स। ठीक है। अभी हमारे मोनेटाइजेशन खत्म हो गया है। मैं पहले तो चाहूंगा कबल इसके कि हम कमोडिटी ट्रेड इन ऑर्गेनाइज मार्केट पे जाएं। वो एक डिटेल टॉपिक है, तवरुख से मिलता जुलता भी बहुत ज्यादा है। तो मैं चाहूंगा पहले हम तवरुक को मुकम्मल कर लें। कोई सवाल तवरुक के मुतालिक हमारे किसी पार्टिसिपेंट के जहन में हो तो हम तवरुक को मुकम्मल करके दूसरी स्लाइड पर चले जाएंगे। जब तक जो हमारे अल सादिक के दोस्त हैं वो दूसरी स्लाइड लगा दें। कोई सवाल हो तो तवरुक के लिए आप लोग सवाल कर सकते हैं। अबीर फातिमा, फरहान खान, कामरान, मुजफ्फर जैदी, सना शकूर, जुल्करनैन खान और हमारे एक दोस्त आईटेल के नाम से ज्वाइन किया हुआ है। काइंडली अपने नाम से ज्वाइन किया करें ताकि वाजे रहे। तवर्रुक को लेकर किसी का कोई सवाल है? अगर सवाल नहीं है तब भी बता दीजिए कि समझ में आ गया है आप लोगों को। मेरी आवाज वाजे आ रही है आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है। सिर्फ एक सवाल है सर यहाँ पर कि जी, फरमाइए। मुजफ्फर, आप कुछ कह रहे थे, फरमाइए। सर मेरा ये सवाल था कि हम तबर्रुक है कि इसमें इतनी ड्यू डिलिजेंस हम क्यों कर रहे हैं कि इसमें स्टेट बैंक की भी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ अलाउ हो रही है और उसमें कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन हमें बजाय नजर नहीं आ रही, तो उसमें इतनी ड्यू डिलिजेंस का क्या सवाल है। तो यही मेरा जैसे कि सवाल। मैंने आपको आखिरी में भी जिक्र किया था, वो ये कि देखें, तवर्रुक ना एक फाइनेंशियल इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है। यानी उसकी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की हुई है, 2 लेग्स के ऊपर सेल परचेज है। इसके अंदर शरिया रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है। असल में अगर तवर्रुक बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाए ना, तवर्रुक के अंदर हमने कहा कि 2 सेल ट्रांजैक्शन है, पहले में आप खरीदेंगे दूसरे में बेचेंगे, दोनों आपस में लिंक्ड ना हो। लेकिन जब आप बैंकों में जाते हैं या ऑर्गेनाइज मार्केट्स में जाते हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज में जाते हैं, वो बहुत ज्यादा चीजें ऑर्गेनाइज किस्म की होती हैं। और जैसे ही ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं बहुत सारी चीजें और वो बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंपलसरी हो जाती हैं, तो तवर्रुक के अंदर बयुल ईना वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो तवर्रुक के अंदर शरिया रिस्क बहुत इन्वॉल्व है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप, मैंने जिक्र किया था, तवर्रुक को अगर आप अलाउ कर देते हैं तो फिर आपको किसी और चीज को करने की जरूरत ही नहीं है। फिर कोई मुराबा करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर आया, उसको चाहिए पैसे मशीनरी खरीदने के लिए, मैंने आसान सा तरीका निकाला, बैंक ने कोई रिस्क नहीं लेना, कुछ नहीं करना। मैंने कोई म्यूचुअल फंड के जो वो हैं यूनिट्स हैं उसको बेचे
और उसने आगे जाके किसी और ब्रोकर को बेच दी है। आज ही की तारीख में उसका एक डेट क्रिएट हो गया, नो रिस्क इन्वॉल्व, नथिंग। तो जो इस्लामिक बैंकिंग में आप कहते हैं कि भाई खरीदो फरोख्त होनी चाहिए, मुशारका हो, मुजारबा हो, इजारा हो, ये सारे तरीके, गोया आपने एक ऐसा रास्ता बना दिया कि जिसके बाद फिर किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं होगी। और ये चीज एक बहुत बड़ा रेपुटेशनल रिस्क है। इस्लामिक बैंकिंग में आप जानते हैं आहिस्ता आहिस्ता चीजें डेवलप हुई हैं। पहले सिर्फ रेगुलेशंस थी, फिर कहा गया कि नहीं आप शरिया एडवाइजर भी रखें, शरिया बोर्ड भी बनाए, शरिया कंप्लायंस भी बनाए, ऑडिट भी बनाए, लोगों की ट्रेनिंग भी कराएं। क्योंकि आज भी लोगों के जहनों में ये बात है कि भाई बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। हालांकि इतना सारा फर्क है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, और उसका कितना ज्यादा इंप्लीकेशंस हैं। चैरिटी हो जाती है, पेनल्टीज लग जाती हैं। अगर आप तवर्रुक कर देते तो फिर तो समझे कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, बस आपका बैकएंड का जो ट्रेजरी का बंदा है वो 2 कॉल्स के ऊपर 2 मिनट के अंदर ट्रांजेक्शन करता है और बात खत्म हो जाती है। तो फिर कोई जरूरत नहीं है। तो गोया एक रेपुटेशनल रिस्क आ जाता है इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर। तो लिहाजा तवर्रुक को अलाउ अलाउ तो शरअन है, लेकिन एक तो शरिया रिस्क को आपने मैनेज करना होगा, दूसरा आप उधर तवर्रुक करें जहां आप कुछ और नहीं कर पा रहे। यानी बहुत वाज़ेह सी बात है, अगर आपके पास कस्टमर आता है इन्वेंट्री फाइनेंस के लिए, आप मुराबा कर लें। आपके पास आता है लॉन्ग टर्म इन्वेंट्री के लिए, आप इजारा डीएम कर लें। लेकिन अगर वो किसी कैश फाइनेंस के लिए आ जाता है और उसकी जेन्युइन नीड है, तो आप मुराबा नहीं कर सकते। किसी को शादी के लिए खर्चा चाहिए, मेडिकल बिल देना है, बताए मैं क्या खरीद के बेचूंगा उसे। तो लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर तवर्रुक एक फाइनेंशियल इंजीनियर प्रोडक्ट है। इसके शरिया रिस्क की वजह से और रेपुटेशनल रिस्क की वजह से इसके अंदर इतनी ज्यादा ड्यू डिलिजेंस की जाती है। बल्कि एओफी तो इसके अंदर ज्यादा सख्तर है। वो कहता है कि भाई ये जो सारी मेहनत है, ये सारा काम हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि इस्लामिक बैंकिंग अपने आप को एक पोजीशन कर सके, एक यूनिक बैंकिंग के तरीकेकार के ऊपर के। बैंकिंग का तरीकाकार ये है कि सिर्फ कर्ज नहीं है, और कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो बहुत ज्यादा दिखने में अपने एसेंस में बहुत करीब हो उसके साथ, तो इसको अलाउ नहीं होना चाहिए। अगरचे देखिए, जब हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं ना, तो स्टैंडर्ड्स शरई तौर पर जायज नाजायज की बुनियाद पे नहीं बनते सिर्फ। यानी ये नहीं होता कि शरिया कह रही है जायज है तो बस सब कुछ जायज होगा। नहीं, जब स्टैंडर्ड बनता है तो वो शरई हुक्म से बालातर होता है, यानी उससे एक स्टेप आगे होता है। एन मुमकिन है बहुत सारी चीजें जो जायज हो वो भी ना की जाए, बाज सद्दो जराए की बुनियाद पर। यानी मुमकिन है कि ये चीज तो दुरुस्त है, लेकिन ये एक दूसरी गलत चीज का जरिया बन सकती है। हाँ, जो चीज नाजायज है वो तो कभी नहीं हो सकती है, लेकिन जो चीज जायज है, वाजिब नहीं है, यानी करना जरूरी ना हो, और इख्तियार हो, करो करो ना करो, तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की वजह से उसको रोक सकते हैं। और किसी का कोई सवाल है? अच्छा चले, मुझे एटलीस्ट ये एक्नॉलेज करें कि जो बातें हुई हैं तवरुक पे वो आपको समझ में आ गई हैं सबको। यस सर, आपने लास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा मसाला ब्रीफ कर दिया, और पहले भी बहुत ही बेहतर से हमें क्लियर हो गई थी। थैंक यू सर। शुक्रिया। चले हम अपना दूसरा शुरू करते हैं। काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सादिक टीम के मेंबर से कि इस स्क्रीन को बड़ा कर दें, क्योंकि मैं मोबाइल से देख रहा हूं और फिर मुझे नजर नहीं आ रहा है। जब भी मुझे देखने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये जो बिल्कुल नीचे स्क्रीन के आप देखें, राइट साइड के ऊपर एक निशान बना हुआ है, जहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज का निशान है, राइट साइड के ऊपर नीचे बिल्कुल बॉटम पर। बॉटम पर आइए, अपना कर्सर लेकर आए। जो पहला निशान बना हुआ है खिड़की जैसा, उसको क्लिक करें तो ये बड़ी हो जाएगी स्क्रीन। ये स्क्रीन को एटलीस्ट थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, इतना भी काफी है। अच्छा जी, ये जो मैार है स्टैंडर्ड नंबर 20, ये भी बहुत अहम। हाँ, बड़ा कर दें, जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। ये तवरुख से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन वो भी सेल के हवाले से, एक आपने प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, बै मौजल या कमोडिटी मुराबा। कमोडिटी मुराबा यही था कि आप, तवरुख की सूरत थी कि आप कोई कमोडिटी को इन्वॉल्व करके मनी मार्केट ऑपरेशंस में ये ट्रेजरी ले आती थी। ये क्या है, कैसे होता है, इसको जरा देख लीजिएगा। आ जाए, पहले हम इसके स्कोप को पढ़ते हैं। स्कोप क्या है इस स्टैंडर्ड का? सबसे पहले तो ये बता देते कि भाई ये स्टैंडर्ड जो है ना, ये बेसिक कमोडिटी ट्रेडिंग के ऊपर बात करेगा, कमर्शियल पेपर्स के ऊपर, फाइनेंशियल पेपर्स के ऊपर, करेंसी ट्रेडिंग पे बात नहीं करेगा। फाइनेंशियल पेपर्स क्या होते हैं, सुकूक की ट्रेडिंग इस स्कोप में शामिल नहीं है।
कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? बिल डिस्काउंटिंग इस स्कोप में शामिल नहीं है। करेंसी इस स्कोप के अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि करेंसी का अलग म्यार मौजूद है। सही है। सेल ऑफ डेट का अलग म्यार मौजूद है। इसी तरीके से आपका सुकूक का अलग म्यार मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ कमोडिटी जो ट्रेड होती है वो भी ऑर्गेनाइज मार्केट में, ऑर्गेनाइज मार्केट में यानी जो कमोडिटी एक्सचेंजेस के थ्रू ट्रेड होता है। यानी पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान के तनाजुर में बात करें तो पाकिस्तान में से पीएमएक्स है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, उसके ऊपर बात कर रहा है ये सारा। ठीक है। यानी कैपिटल मार्केट्स के हवाले से सुकूक का अलग स्टैंडर्ड मौजूद है, सेल ऑफ डेट का अलग स्टैंडर्ड मौजूद है, करेंसी ट्रेड का अलग स्टैंडर्ड मौजूद है। और जो नॉन ऑर्गेनाइज मार्केट्स होती हैं, यानी आप बैंक मुराबाहा कर रहा है, किसी से कोई चीज खरीद के बेच रहा है, उसकी बात नहीं हो रही है, ये कमोडिटी एक्सचेंजेस की बात होगी। तो एक बात हो गई, ये पीएमएक्स आप जहन में अपने पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज रखें और उसके बाद आगे चलें। ये स्टैंडर्ड कवर करता है डेरिवेटिव्स को, फ्यूचर ट्रेड को, फॉर फ्यूचर को, और फॉरवर्ड को, स्वैप्स को, इंडेक्सेस को वगैरह, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह, इन सारी चीजों को। आगे चलें। अच्छा, इंटरनेशनल कमोडिटी सेल्स क्या कहते हैं? कहते हैं कि कमोडिटी जो थ्रू इंडेक्सेशन या थ्रू एक्सचेंज खरीदी बेची जाती है। यानी इसका जो मतलब है, ये जो स्कोप है इस स्टैंडर्ड की, ये आम बाजार में मिलने वाली, मार्केट्स में मिलने वाली चीजों के ऊपर बात नहीं हो रही, बल्कि जब आप जैसे स्टॉक में जाते हैं, आप शेयर्स खरीदते हैं, इस तरह आप कमोडिटी में जाते हैं, वह गोल्ड बिकता है, सिल्वर बिकता है। गोल्ड और सिल्वर का अलग स्टैंडर्ड है, जो कि आप लोग करेंसी में भी पढ़ चुके हैं कुछ बातें उसकी, और गोल्ड और सिल्वर का अलग स्टैंडर्ड है, शायद पढ़ा दिया गया है या पढ़ा दिया जाएगा, या आप लोग उसको देख सकते हैं, बड़ा आसान सा है, बिल्कुल सेम है। करेंसी ट्रेड की तरह के इमीडिएट पोजीशन होनी चाहिए वहां पर, तो वो एक अलग स्टैंडर्ड है जो उसके साथ होगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर गंदम बिक रहा है, चावल बिक रहा है, क्रूड ऑयल बिक रहा है, आजकल लोग फॉरेक्स के ऊपर बड़े सवालात पूछते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करना जायज है ना जायज है, तो वो जो सारी चीजें हैं वो ऑर्गेनाइज कमोडिटी ट्रेड के अंदर आती है। अगर क्रूड ऑयल बिक रहा है मिसाल के तौर पे, अगर कोई सब्जी बिक रही, सॉरी, कोई फसल बिक रही है, वगैरह वगैरह, इस तरह से चीजें। तो ये सारी चीजें जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी अकसाम क्या क्या है, आगे चल के देखते हैं। आगे आइए। आप लोग ये जानते हैं एक्सचेंजेस के अंदर जितना भी काम होता है वो थ्रू ब्रोकरेज हो रहा होता है। यानी आप डायरेक्टली ऑर्डर तो दे रहे होते हैं, लेकिन वो खरीदा बेचा जाता है ब्रोकर के थ्रू। किस तरह से काम होता है? कहते हैं तीन तरीके से काम होता है। एक स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एक चीज खरीदते हैं, एक चीज बेचते हैं, सही है, और उसकी कीमत आपको फौरन मिल जाती है, इसी का नाम स्पॉट है। स्पॉट का मतलब इमीडिएट नहीं है, स्पॉट का मतलब है जो डेफर्ड ना हो। यानी कोई ये कहे कि भाई मैंने ट्रेड की थी और 2 दिन बाद मेरे अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, और ये डेफर्ड नहीं है, यानी ये नहीं कहा कि मैं 2 दिन बाद ही दूंगा, बल्कि आपको सेटलमेंट होते होते 2 दिन लग जाते हैं। तो कहते हैं ये जो आपकी डिले आता है, जो सिस्टम की वजह से आता है, मार्केट नॉर्म्स की वजह से आता है, इसकी वजह से ट्रांजैक्शन डेफर्ड नहीं कहलाती, स्पॉटी कहलाती है। स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या शरायत है? बेसिक वही सारी बातें मैंने आपसे कहा ना, कि एक मर्तबा ऑफिस स्टैंडर्ड के शुरू के 5-10 स्टैंडर्ड पढ़ लें, फिर सारी चीजें वो है। आपको पता है कोई भी चीज खरीदी बेची जाए क्या शर्त है? वो शरन जायज होनी चाहिए। शराब खरीदी बेची नहीं जा सकती चाहे जितनी ही शराइत पूरी क्यों ना हो जाए। कोई बिस्मिल्लाह पढ़ के बेच दे, मिल्कियत में लेके बेच दे, कब्जे में लेके बेच दे, दुरुस्त नहीं है। पहली चीज, जो चीज खरीदी बेची जा रही है वो जायज हो। दूसरा, जो चीज खरीदी बेची जा रही है वो मौजूद हो। जाहिर है कि जो चीज मौजूद नहीं है उसको नहीं बेचा जा सकता। ममलूक हो, आप जिस चीज को बेच रहे हैं वो आपकी मिल्कियत में होना चाहिए। इसी तरह सलम वगैरह की अपनी शराइत है कि आप मिल्कियत के बगैर भी बेच सकते हैं, लेकिन उसकी अपनी कंडीशंस पूरी होंगी। इस्तिस्ना की अपनी खास कंडीशंस है, वो पूरी होंगी। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से दोनों चीजें डेफर्ड नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपकी बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या बाय कस्टम प्रैक्टिस आप जो चीज बेच रहे हैं वो भी डेफर्ड है, कीमत जो देंगे वो भी डेफर्ड है, ये क्या बनता है? ये बनता है बेउल काली बिल काली, यानी डेफर्ड विद डेफर्ड, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो जब आप इन बेसिक रूल्स को जहन में रखते हैं कि जो चीज मौजूद मौजूद हो, मिल्कियत में हो, कब्जा करके बेचना है, और दोनों चीजें डेफर्ड ना हो, तो अब बड़ा आसान है, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट जायज होता है। दूसरा क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट आज कर रहे हैं, लेकिन डिलीवरी भी बाद में होगी, और उसकी जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो भी क्रिएट बाद में होगी। तो अब आप क्या कहेंगे, इसका शरई हुक्म क्या होगा? आप इस वक्त बता सकते हैं ये जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि आज कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। आज तो आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं 10 दिन के बाद कीमत दूंगा, और आप कह रहे हैं 10 दिन बाद डिलीवरी दूंगा। लिहाजा अगर ये प्रॉमिस बेस्ड हो तो दुरुस्त है, लेकिन उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। और अगर इसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दुरुस्त नहीं है कि ये बेउल काली बिल काली है। यानी दोनों चीजों को डेफर्ड करना दुरुस्त नहीं है, सिवाय इस्तिस्ना के।
इस्तिस्ना के अंदर दोनों चीजें डेफर्ड हो सकती हैं, जिसके अंदर आप कोई चीज बनाते हैं, उसकी कीमत आज भी दे सकते हैं, डिलीवरी के वक्त भी दे सकते हैं, बाद में भी। तो लिहाजा अगर इस्तिस्ना का मामला नहीं हो रहा तो फिर वो भी दुरुस्त नहीं होगा। फ्यूचर क्या होता है? फॉरवर्ड और फ्यूचर में जो एक बड़ा फर्क है वो ये कि फ्यूचर के अंदर बुनियादी तौर पे डिलीवरी मकसद ही नहीं होता है। फ्यूचर के अंदर बुनियादी तौर पे स्वैप्स कर लिए जाते हैं, या फिर आप हैजिंग का एक टूल है, आप स्वैप कर लेंगे या लिक्विडेट कर देंगे उस ट्रांजैक्शन को और अपना नफा कमा के निकल जाएंगे। तो फ्यूचर और फॉरवर्ड एक ही है कि मुस्तकबिल में ट्रांजैक्शन है, डिलीवरी बाद में होगी। फॉरवर्ड में डिलीवरी का इम्कान होता है, फ्यूचर में डिलीवरी भी नहीं होती है, वो बुनियादी तौर पे स्वैप सी के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। अब अगर मैं आज आपसे अभी पूछ लूं कि आपने मुराबा पढ़ लिया है, सलम पढ़ लिया है, इस्तिस्ना पढ़ लिया है, करेंसी ट्रेडिंग पढ़ लिया है, अब आप बताएं कमोडिटी मार्केट के अंदर हुक्म बताएं, तो आप बताएंगे कि भाई करेंसी के अंदर तो वाजे बात है कि करेंसी स्पॉट ही में हो सकती है, क्योंकि करेंसी में इमीडिएट पोजीशन होनी चाहिए, सोने चांदी में इमीडिएट पोजीशन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरे किसी कमोडिटी में आ जाएं, क्रूड ऑयल में आ जाएं वगैरह वगैरह, तो अगर तो ये दोनों स्पॉट है, जायज है। एक डेफर्ड है और एक स्पॉट है, तब भी जायज है। अगर सलाम है तो पेमेंट पहले कर दें, चीज बाद में मिलेगी, जायज है। इस्तिस्ना है, कोई चीज बंद नहीं है, तो दोनों सूरतों में जायज है। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं है और दोनों डेफर्ड हो रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? बैउल काली बिल काली, जो कि नाजायज है। यानी अगर मैं आपको कहूं तो मैंने पूरे स्टैंडर्ड आपको इस पूरी 3-4 बातों में बता दिया है। अब यही सारी बातें हम आगे बढ़ के करने वाले हैं, आगे चलें। टर्मिनेशन कैसे होती है इंटरनेशनल कमोडिटी सेल्स में? पहला तरीकाकार तो ये होगा कि आपने पैसे देने, मैंने चीज देनी है, आप पैसे दे दे, मैं चीज दे दूं, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरा तरीकाकार ये है कि हम लिक्विडेट कर लें, कि भाई आप अपना खत्म करें, मैं अपना खत्म करूं, जो डिफरेंस होगा वो पे कर देंगे जिसको भी आएगा। मसलन मैंने आपसे एक चीज खरीदी थी 100 की, और मैंने आपको 100 देने थे, मार्केट में डिलीवरी के टाइम आया वो हो गई 90 की, तो बजाय इसके कि मैं आपको वो चीज डिलीवर करूं, 10 रुपए आपको प्रॉफिट दे दूंगा, इसी तरह वो चीज बढ़ गई तो मैं आपसे प्रॉफिट ले लूंगा बगैर किसी डिलीवरी के। एक तरीका ये है। एक तरीका ये होता है कि आप कैश सेटलमेंट कर लें, या फिर आप उसको काउंटर कॉन्ट्रैक्ट कर लें। एक कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले आपने कहा यार मैंने आपको 100 देने थे, ऐसा करो वो जो मैंने आपको एक और 100 देने थे वो बराबर हो गया। कल आपने मुफ्ती इमरान साहब जो सेट ऑफ था, तकास मुकासा करना, वो भी बता रहे थे। तो ये तरीकेकार हैं, या तो आप डिलीवरी कर दें, या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ले आए बीच में, या आप लिक्विडेट कर लें प्रॉफिट लेकर। ये तरीकेकार होता है। ये अभी तक के ना सारी तारीफें बता रहे हैं कॉमोडिटी ट्रेड किस किस तरह होती है। आगे चलें। स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट के शरिया बेसिस क्या है? कहते हैं स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट जायज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप चीज अभी दे रहे हैं, चीज बाद में लेंगे, कोई हर्ज नहीं है। द कॉमोडिटी सोल्ड मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एंड ओन्ड बाय द सेलर। वही पुरानी बात जो आपने तकरीबन 6 हफ्तों पहले सुनी थी, कि जब भी कोई चीज बेची जाएगी तो बेसिक रूल है वो चीज मौजूद हो, वो चीज मिल्कियत में हो सेलर की। दूसरा, जो कॉमोडिटी बेची गई है वो इस तरह से हो कि वो दूसरी कॉमोडिटी से अलग हो जाए। ये अभी हमने तवर्रुक में भी बात की है। मैंने कोई चीज बेची और वो चीज सब चीजों में मिलकर रखी हुई है, अलग से आइडेंटिफाइड नहीं हो रही। मैंने मिसाल आटे की दी थी, साइलॉस के अंदर 1 लाख किलो आटा रखा हुआ है, और मैंने उसके अंदर से 1,000 किलो बेच दिया। वो 1,000 कौन सा है? जब चीज कोई बेची गई है वो आइडेंटिफाई हो जाए किसी भी तरह, चाहे अलग करके रख दें, चाहे उसके ऊपर नाम लगा दें, बोरी बना दें, ईआरपी सिस्टम में नंबरिंग हो जाती है, तो जो भी चीज है एज पर गुड्स अलग हो जानी चाहिए। फिर कहते हैं द डॉक्यूमेंट दैट एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कमोडिटी, इट्स ओनरशिप एंड इट डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर एंड सफिशिएंट प्रूफ ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ टू प्रीवियस कंडीशन। कहते हैं ये जो डॉक्यूमेंट की हमने बात की है ये इसी वजह से की है ताकि पता चल जाए कि वो चीज मौजूद थी जब मामला हुआ, इसी तरीके से वो चीज का डिलीवरी भी देना मुमकिन है क्योंकि वो चीज अलग हो चुकी है और रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर किया जा सकता है। तो स्पॉट ट्रांजैक्शन जायज होती है, फॉरेक्स के अंदर हो, कमोडिटी मार्केट के अंदर हो, जायज हो गई। अच्छा जी, फिर आप आ जाइए, कहते हैं कि हाँ, 3/1/3 में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आप डिलीवरी ना दें। यानी स्टिपुलेशन हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि भाई डिलीवरी नहीं होगी कोई, पोजेशन होनी जरूरी है। लेकिन पोजेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि फिजिकल पोजेशन हो। यानी कोई बोले कि भाई मैं कमोडिटी मार्केट में जाता हूँ और मैं वहां गोल्ड बुक कराता हूँ और गोल्ड की डिलीवरी, तो डिलीवरी का कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि आके आप हमसे ले जाओ गोल्ड। एन मुमकिन है वो कहे कि हम गोल्ड की डिलीवरी नहीं देंगे, हाँ आपकी पोजेशन में होगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा और गोल्ड भी एग्जिस्ट करता होगा, इतना भी काफी है। मिसाल के तौर पे शेयर्स आप खरीदते हैं, शेयर्स का मतलब क्या है कि आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो गए, मालिक हो गए। तो क्या शेयर्स की बुनियाद पर आप उस कंपनी का फर्नीचर उठा के ला सकते हैं?
तो कंपनी कहेगी नहीं भाई, आप मालिक जरूर शुमार हो रहे हैं, चाहे आप 50% मालिक हो, लेकिन आप ये बेच नहीं सकते इस तरह ले जाके, बल्कि आप ये मार्केट, ओपन मार्केट में जाकर सेकेंडरी मार्केट में बेच दें, पैसे ले लें और जो चाहे करें। तो बाज औकत आपको सिस्टम ये रोकता है कि आप फिजिकल पोजेशन नहीं ले सकते, लेकिन पोजेशन ले सकते हैं। यानी आपके आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इतना गोल्ड आपका है, आपको उसकी कीमत मिल जाएगी। लेकिन अगर इसका तरीकाकार ये हो कि वहां एक्चुअल में गोल्ड है ही नहीं और सिर्फ कहा जा रहा है कि गोल्ड बिका है, ये जायज नहीं है। जब भी लिहाजा जब भी हमसे कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग पे अक्सर सवाल पूछता है, हम कहते हैं भाई आप किसी शरीय कंप्लाइंट ट्रेडिंग काउंटर पे चले जाएं, वो ठीक है, क्योंकि वहां ये सारी चीजें देखी गई हैं, किसी शरीय एडवाइजर ने देखा है। क्योंकि अक्सर वो बेशतर जो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बने हुए उसके अंदर कॉमोडिटी नजर आ रही होती है, एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि हम बोले कि मुझे इतना क्रूड ऑयल दे दो, वो शायद मुमकिन है डिलीवरी ना दे सकता है, लेकिन सिस्टम में तो मौजूद हो। और बाज औक़ात सिस्टम में भी नहीं होती, तो एक बात तो चीज है कि मौजूद हो। दूसरा, बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिलीवरी से रोक दिया जाए, भाई डिलीवरी लेना आपका हक है, चाहे एक्चुअल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो। ठीक है, फिर आगे जाते हैं, द प्राइस बी पेड ऑन द स्पॉट बेसिस, प्राइस भी पे हो जानी चाहिए। लेकिन अगर सलम की बुनियाद पर हो रहा है, स्पॉट तो सलम नहीं होता, सलम हो रहा है कि डिलीवरी बाद में होगी तो पेमेंट पहले होगी। और अगर इस्तिस्ना हो रहा है कमोडिटी मार्केट में कोई चीज वो बनाकर बेचेगा आपको, तो फिर डेफर्ड डिलीवरी भी हो सकती है। तो ये बात हो गई आपकी इसके अंदर। अब आ जाए 3/2 पे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे, जहाँ पे बोथ पार्ट काउंटर वैल्यूज डिलेड है। इसका पूरी लाइन पढ़ने के बाद नतीजा ये है कि ये शरअन जायज नहीं है, क्योंकि कोई डिलीवरी नहीं हो रही है, बेउल काली बिल काली बनता है। आगे चलें। 3/2/2 यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में बताते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के दो तरीकेकार होते हैं। पहला तरीकेकार क्या होता है, द कॉमोडिटी इज अ लायबिलिटी थ्रू डिस्क्रिप्शन, कि आपने कॉमोडिटी बता दी क्या दी जाएगी, वाइल द प्राइस इज डेफर्ड, जबकि प्राइस डेफर्ड है, irrespective of the contract being concluded with the word sale और with the word सलम। ये नहीं कहा गया है कि सलम है या सेल है, बल्कि पेमेंट पहले हो रही है, चीज डिलीवरी डेफर्ड डिलीवरी है। कहते हैं उल्टा मैंने बोला है, आपकी क्या है कि पैसे आप नहीं दे रहे, चीज आपको बाद में मिलेगी। कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि सलम के अंदर जरूरी है कि पेमेंट पहले पूरी कर दी जाए। ये वो बात है जो मैं बार बार दोहरा चुका हूं। दूसरी चीज ये कहते हैं कि द कॉमोडिटी इज एस्कर्टेन्ड बट अ डिले इन अ डिलीवरी स्टिपुलेटेड अलोंग विद अ डिले इन द प्राइस, सच कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट परमिटेड। कहा गया कि भाई ये चीज भी बाद में देंगे, पैसे भी बाद में देंगे, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। 3/2/3 कहते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड का इस्तिस्ना की बुनियाद पर हो, और इस्तिस्ना में आप लोग जानते हैं डिलीवरी ही डेफर्ड होती है, और प्राइस पेमेंट भी डेफर्ड हो जाए, तो ये जायज है। अलबत्ता अलबत्ता इस्तिस्ना की दूसरी शराइत को भी आपने पूरा करना होगा। तो अब आपको फॉरवर्ड में समझ में आ जाना चाहिए, अगर फॉरवर्ड हो रहा है सिंपल, जिसके अंदर दोनों चीजें डेफर्ड है, नाजायज है। अगर फॉरवर्ड हो रहा है जिसके अंदर चीज डेफर्ड है, पेमेंट अभी पूरी हो रही है, ये सलम की बुनियाद पर सलम के स्टैंडर्ड को मिलाकर पढ़े, जायज है। अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर और उसकी डेफर्ड डिलीवरी भी, प्राइस भी डेफर्ड है, तो जायज होगा, क्योंकि इस्तिस्ना के अंदर प्राइस डेफर्ड हो सकती है, सलम के अंदर प्राइस अपफ्रंट होगी, जबकि गुड डिलीवरी डेफर्ड होगी। और नॉर्मल सेल के अंदर अगर दोनों चीजें डेफर्ड हो गई तो जायज शुमार नहीं होगा। अच्छा जी, फिर कहते हैं 3/2/4 में, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन डिलेइंग वन ऑफ द काउंटर वैल्यूज, अगर किसी एक चीज को मौखर करें कोई मसला नहीं है। द प्राइस वाइल ऑब्जर्विंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन डेफर्ड सेल, जबकि आपको दूसरे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर आपके शरीय स्टैंडर्ड है उसको आपने मद्देनजर रखना होगा, जो कि बाद में तफसील से बता चुका हूं। आगे चलें। फ्यूचर ट्रांजैक्शन ये कैटेगोरिकली कह देते हैं कि फ्यूचर ट्रांजैक्शन में चूंकि मकसद होता ही नहीं है डिलीवरी लेना, लिहाजा फ्यूचर ट्रांजैक्शन जायज नहीं है। आगे चलें। और ये बात भी वाजे रहे कि फ्यूचर ट्रांजैक्शन चाहे फॉर्मेशन हो या ट्रेडिंग हो। क्या मतलब है? फॉर्मेशन का मतलब है मैं और आप मिलकर एक फ्यूचर ट्रेड खोलना है, एक मर्तबा ये है। और एक मर्तबा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरा आपके साथ, और मैं किसी तीसरे आदमी को भेज दूं। तो कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चाहे फॉर्म करना हो या ट्रेड करना हो, जायज नहीं है। अलबत्ता फॉरवर्ड के अंदर मैं बता चुका हूं, अगर सलम की शराइत पूरी हो जाए, इस्तिस्ना की शराइत पूरी हो जाए, तो फिर कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, परमिसिबल एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल कॉमोडिटी सेल्स। तो भाई अगर सभी नाजायज है तो जायज तरीकेकार क्या है? कहते हैं जायज तरीकेकार एक तो आपको बता दिया कि जो स्पॉट है वो दुरुस्त होता है,
सलम की बुनियाद पे फॉरवर्ड भी दुरुस्त होता है, डेफर्ड डिलीवरी इस्तिस्ना की बुनियाद पे भी दुरुस्त होता है। फिर कहते हैं इसी तरीके से अगर आप एजेंट बनाए किसी को खरीदने बेचने के लिए स्पॉट के ऊपर, सेल करने के लिए कमोडिटी आपके बिहाफ के ऊपर, और उसकी कंपनसेशन भी आज तय हो जाए, तो इन्वेस्टमेंट एजेंसी के स्टैंडर्ड की बुनियाद पर ये जायज है। क्या मतलब है, गौर से सुने। मैंने किसी को एजेंट बनाया, मैंने कहा भाई आपको एजेंसी फीस मिलेगी, आप मेरे बिहाफ पे सेल परचेज करते रहो। तो वो आपका क्या है, वो इन्वेस्टमेंट एजेंट है, वो आपके बदले कोई चीज सेल करता है, खरीदता है, और वो सारी शराइत जो पीछे बयान की गई है कि स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट दुरुस्त है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वो अकसाम दुरुस्त है जो सलम या इस्तिस्ना की बुनियाद पर हो, फ्यूचर ना कर रहा हो, तो ये एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, ये दुरुस्त है। एक मरतबा तो एजेंसी इस तरह होती है। एक मरतबा होती है कि आप किसी को एजेंट बनाते हैं, या आप किसी को पैसे देते हैं और कहते हैं आप इससे आप इससे कमोडिटी मार्केट में जाके फॉरेक्स करें, और जो प्रॉफिट होगा आखिरी में हम लोग प्रॉफिट आपस में तकसीम कर लेंगे, जो भी प्रॉफिट होता है। इसका मतलब पैसे मैंने दिए, काम आपने किया। तो अब आप लोग बताइए क्या बनता है, ये मुजारबा बन जाएगा। क्या फर्क होता है मुजारबा और इन्वेस्टमेंट एजेंसी में? मुजारबा में काम करने वाला नफा और नुकसान में शरीक होता है। नफा होगा दोनों को मिलेगा, नुकसान होगा दोनों का होगा, उसका काम का नुकसान, आपके माल का नुकसान। इन्वेस्टमेंट एजेंसी में शरीक नहीं होता। इन्वेस्टमेंट एजेंसी में वो आपके बिहाफ पे काम करता है, और उसको हर सूरत में उसकी फीस मिलती है, चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो। नफा हुआ पूरा आपका, नुकसान हुआ पूरा आपका। आगे चलें। अच्छा, एजेंट के हवाले से ये आगे बात बता रहे हैं, द एजेंट अंडरटेकिंग आफ्टर द परचेज ऑफ द कमोडिटी ऑन अकाउंट ऑफ द प्रिंसिपल टू बाय। ये बात ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका एजेंट जो आपके बिहाफ पे कोई चीज खरीदता है, अगर वो चीज खरीदने के बाद खुद को बेचना चाहे, तो जाहिर है उसने तो पहले आपके लिए खरीदी है ना। लेकिन अगर वो चाह रहा है कि अब ये चीज मैं खरीद लूं, तो कहते हैं ये जायज है, अलबत्ता ये दोनों स्टेजेस अलग होनी चाहिए, और दो अलग सेल कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, और एक दूसरे पे कॉन्टेजेंट नहीं होने चाहिए, और बाकायदा इनकी स्टेजेस अलग अलग होनी चाहिए। ऊपर ये बाकायदा लिखा है टू एडवाइसेस होनी चाहिए। यानी मैं आपका एजेंट बना, मैंने आपके ब्याह पे सोना खरीदा, मैंने खरीद लिया, अब मैं चाह रहा हूँ ये सोना मैं खरीद लूं, जबकि मैं आपका पहले से एजेंट भी हूं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने कहा कि भाई मैं तो एजेंट हूं और मैं अब मालिक बन गया, नहीं। जब पहले सेल परचेज हुई तो आपने, मैंने आपके बिहाफ पर करी थी, और जब मैं खुद खरीदना चाह रहा हूं तो अब मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो लिहाजा ये दो स्टेजेस होंगी। पहले में आप खरीदेंगे, दूसरे में आप ऑफर टू परचेज करेंगे, और ये करेंगे, तो ये दुरुस्त है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि परचेज बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कमोडिटी ऑन अ स्पॉट basis and the subsequent sale of this commodity by the institution to another person on deferred payment basis in this application awareness of, वही पुरानी बात बायबैक वाली बात आ गई। कहते हैं कि अगर मैंने कोई चीज खरीदी है, तो जरूरी है कि जिससे खरीदी है उसको ना बेचूं। लेकिन ऐसा कब? ये जब आप कंडीशन लगाएं या कस्टमरी प्रैक्टिस ऐसी हो, क्योंकि ये बायबैक बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मैंने फॉरेक्स के अंदर आपसे कोई डील की, और फिर उस प्राइस बढ़ गई सोने की, और मैंने पोजेशन लेने के बाद आप ही को बेच दिया, ये जायज है। इसको गौर से सुनिएगा। बायबैक हमेशा गलत नहीं है। बायबैक कब गलत है? जब मैं कंडीशन लगाऊं कि मैं आपसे खरीद रहा हूं और आप ही को बेचूंगा, या फिर कस्टमरी प्रैक्टिस ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए कि जिसके अंदर आप ही को बेच सकता हूं मैं, तो गलत है। लेकिन अगर मैं बगैर किसी कंडीशन के, बगैर किसी कस्टमरी प्रैक्टिस के आपसे खरीद के आपको बेच दूं, दुरुस्त है। इसी तरह से कह रहे हैं कि तवर्रुक बायबैक एग्रीमेंट ना होना चाहिए, तो आप थर्ड पार्टी को बेचें या बगैर किसी कंडीशन के बेचें तो जायज है। आगे चलें। इंटरनेशनल कमोडिटी सेल जो प्रोहिबिटेड है बाय शरिया, कहते हैं वो ट्रांजैक्शन जो कमोडिटी के अंदर परमिसिबल नहीं है, वो कौन सी है? सेल ऑफ परचेज ऑफ कमोडिटी प्रायर टू एस्कर्टेनमेंट इन द मैनर ऑफ डिस्टिंग्विश द कमोडिटी। वही वाली बात कर दी कि अगर कोई भी चीज जो पहले से मुशक्कस मुअय्यन नहीं हुई है, जिसका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ है, उसको आगे बेचना रिस्क एंड रिवॉर्ड होने से पहले, उसके मुशक्कस होने से पहले। क्योंकि आपको पता है अगर चीज मिलकर रखी हुई है, 1 किलो आटे 1 लाख किलो आटे के अंदर 10,000 किलो आपका मिलकर रखा हुआ है, तो आपका भी रिस्क ट्रांसफर नहीं हुआ है जब तक के आपके लिए तखलिया ना हो जाए, यानी अलग करके ना रख दिया जाए। तो कहते हैं जब तक के इस तरह से जुदा करके आपको कब्जा हासिल नहीं हो जाता, आप आगे उसे नहीं बेच सकते। ये वही वाली पुरानी बात हो गई जो हम 10 मरतबा कर चुके हैं। बाकी लाइन ये पूरी यही कह रही है, क्योंकि लाइबिलिटी ऑफ सेलर पता होनी चाहिए ना, कि जब मैं बेच रहा हूं तो चीज जो मैं बेच रहा हूँ उसका रिस्क मेरे ऊपर होना चाहिए, उस बायर पे नहीं होना चाहिए जिससे मैंने खरीदा है। तो ये एक पॉइंट हो गया। इसी तरह से कह रहे हैं कि अगर आप एजेंट के जरिए कोई चीज खरीदवा रहे हैं,
और उसके बाद वो खुद अपने आप को बेच रहा है बगैर किसी दो एडवाइसेस के एक्सचेंज किए बगैर, यानी दो सेपरेट ऑफर एक्सेप्टेंस के, तो ये भी तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। बल्कि जरूरी है कि पहले वो आपके बेहाफ पर खरीदे, और फिर जब वो खुद अपने लिए खरीदना चाहे तो वो एक सेपरेट एडवाइस, ये मनी मार्केट की जबान में लिखा हुआ है, एडवाइस की जाती है या फिर कोई ऑर्डर प्लेस किया जाता है, तो दो सेपरेट ऑर्डर्स नजर आने चाहिए एजेंट की सेल परचेज में। आगे चलें। अच्छा, फिर कहते हैं कि द सेल बाय द एजेंट परचेज कमोडिटी बिफोर एक्चुअली और लीगली टेकिंग डिलीवरी। कहते हैं जिस तरह आपके लिए जरूरी है कि आप जब कोई चीज खरीदे बेचें तो उसकी डिलीवरी लें, इस तरह अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपका एजेंट कर रहा है, तो एजेंट की पोजीशन आना जरूरी है। अगर एजेंट पोजीशन नहीं लेगा और पोजीशन लिए बेच देता है तो भी दुरुस्त नहीं होगा। 4/2/5 में कहते हैं द कमोडिटी परचेज ऑपरेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन थ्रू एजेंसी एंड परचेज देयर आफ्टर बाय द एजेंट फॉर हिज ओन अकाउंट। यही पुरानी बात है कि अगर मैंने एजेंसी के थ्रू, एजेंट ने खरीदा, मैंने चीज खरीदी एजेंट के थ्रू, एजेंट खुद बेचना चाह रहा है, दो अलग चीजें होनी चाहिए और एक जैसी नहीं होनी चाहिए, और पोजीशन भी आनी चाहिए। यानी क्या मतलब हुआ कि मैंने एक चीज खरीदवाई आपको एजेंट बना के, तो जब आपने खरीदी तो आप मेरे बेहाफ में खरीद रहे हैं, और अब आप खरीदना चाह रहे हैं, जब आप खरीदना चाह रहे हैं तो अब सेलर मैं हो गया। अगर मेरी पोजीशन नहीं आई है अभी तक के, तो फिर मैं आपको बेच नहीं सकता। आगे चलें। आगे चलिएगा। यानी अगर आप देखें तो ये सारी चीजें वही पुरानी रिपीट हो रही हैं, कब्जे की, मौजूद होने की, और ऑफर एक्सेप्टेंस अलग होने की, बायबैक ना होने की, और बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ना होने की, वगैरह वगैरह। फिर कहते हैं कि अगर परचेज हो रही कमोडिटी इंस्टीट्यूशन कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉट प्राइस, और पैसे अभी देगा और उसके बाद आगे किसी और इंस्टीट्यूशन को बेचेगा डेफर्ट के ऊपर, तो ये जो सेल होनी चाहिए, होल्डिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेलर इंस्टीट्यूशन विद कंप्लीट और मेजोरिटी ओनरशिप और विद इफेक्टिव कंट्रोल अमाउंट्स टू अ बायबैक। क्या मतलब है? 4/2/6 में कह रहे हैं कि भाई मैं एक इंस्टीट्यूशन हूं, ठीक है, और मेरी एक सब्सिडरी भी है। तो कहते हैं कि अगर मैं कोई चीज खरीदता हूं और खरीदने के बाद अपनी ही सब्सिडरी को बेच देता हूं तो ये दुरुस्त नहीं है। या अगर मैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से खरीदूं कि जो जिसका मैं ग्रुप कंसर्न हूं, और फिर मैं उसी को बेचूं तो भी बायबैक बन जाता है, चाहे कंपनी अलग क्यों ना हो। क्या मतलब है? ये बाकायदा स्टेट बैंक ने भी अपने सर्कुलर में लिखा है कि अगर आप किसी से कोई चीज खरीद रहे हैं और आप उसकी सब्सिडरी है या ग्रुप कंसर्न है, और उस कंपनी की 51% ओनरशिप आपकी उसके पास है, यानी ज्यादा ओनरशिप उसके पास है, तो ये ट्रांजैक्शन बायबैक की ट्रांजैक्शन कहलाएगी, और गोया खुद से खरीदना और खुद को बेचना कहलाएगी, जो कि जायज नहीं है। लेकिन अगर 51 नहीं है, कम है, 49 है, तो फिर आप एक अलग एंटिटी शुमार होंगे, वो एक अलग एंटिटी शुमार होगा। मुराबा के अंदर आपने तफसील से पढ़ा है कि अगर आप किसी वेंडर से कोई सामान खरीद रहे हैं और वो वेंडर के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है और इन्वेस्टमेंट आपकी 51% है, तो ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि गोया आपने किसी और से नहीं खरीदा, खुद से ही खरीदा और फिर खुद ही को आगे बेच दे, तो दुरुस्त शुमार नहीं होगा। ये बात थी। अच्छा, फिर आगे कह रहे हैं कि अगर आप सेल कर रहे हैं एजेंट के जरिए किसी चीज को और ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो उस वक्त भी आगे बेचना प्रिंसिपल का दुरुस्त नहीं होगा। अच्छा जी। 4/2/8 में कहते हैं अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं जो स्पेसिफाइड है, और इस तरह से बेचते हैं कि आप कहते हैं कि इसकी मिल्कियत आगे नहीं जाएगी, यानी वो फिक्टोशियस डॉक्यूमेंट है, वो चीज या मौजूद नहीं है, या एक ही चीज को कई लोगों को बेच दिया जाए, तो ये दुरुस्त नहीं है। यानी ये आगे आपको याद होगा कितनी मर्तबा हम कह चुके हैं कि जरूरी है कि चीजों को अलग कर दिया जाए, जिसको बेचो अलग कर दें, ताकि पता चल जाए ये किसको बेची गई है, क्या चीज है। लेकिन अगर एक ढेर है और ढेर में से एक ही ढेर को 10 लोगों को बेच दिया गया है और उसके डॉक्यूमेंट्स बना दिए गए, तो इस तरह से बेचना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी वाजे नहीं होती है कि इसके अंदर कितनी चीजें सेलर की हैं, कितनी चीजें बायर की हैं, और कौन सी चीज किस बायर की है। तो जब तक के चीज आइडेंटिफाई नहीं हो जाती है सेपरेटली, मेरी कौन सी है, मैं आगे उसे नहीं बेच सकता। आगे चलें। अच्छा, कहते हैं द लेक ऑफ डिटेल अबाउट कंपनसेशन ऑफ एजेंसी। ये बड़ी आसान सी बात है। कहते हैं देखिए, जब आप किसी को एजेंट बनाते हैं ना, तो उसकी फीस पता होनी चाहिए आप क्या दे रहे हैं। लेकिन अगर उसकी फीस नहीं पता है तो ये एजेंसी बातिल हो जाएगी, जायज नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात तरीके होते हैं। आप कहते हैं कि भाई ये चीज आप इतने की बेच दो, उसके अंदर आपकी फीस है। अगर आप इस तरह से बताते हैं तो भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एजेंसी फीस पता नहीं चली है। आप कहते हैं ये चीज 100 की बेच दें
और एजेंसी फीस आपकी इसमें से ले लीजिएगा, या फिर आप कहते हैं 10 ले लें, ये दुरुस्त नहीं है। एजेंसी फीस पता होनी चाहिए कि सेलिंग प्राइस क्या है, एजेंसी फीस क्या है। एक तरीका तो ये कि मैं कहता हूं ये आपकी 10 रुपए फीस है और आप ये चीज बेच दें, इतने की बेचिएगा। एक मरतबा मैं कहता हूं भाई आपको मैं एजेंसी फीस दे रहा हूं, 100 की बेचेंगे, 10 आपकी होगी, ये तय हो गया तो भी जायज है। एक मर्तबा होता है कि भाई ये चीज मैं आपको दे रहा हूं 90 रुपए तक की बेचे, ये मेरे पैसे, बाकी जितने ऊपर बेचे वो आपकी है। इस तरह से भी अगर पता चल जाए तो इसको जायज समझा जाता है। अलबत्ता इसमें कहा जाता है कि कुछ हिस्सा फिक्स कर दें, यानी आप बता दें एटलीस्ट 100 आपके, 100 रुपए या 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए। अलबत्ता उसके बाद आप जितना ऊपर बेचे वो आपका बोनस है। एक जुमले में बात कहूं तो क्या है, जब आप किसी को एजेंट बनाते हैं तो उसकी एजेंसी फीस वाजे होनी चाहिए, या एक्सप्लिसिटली अमाउंट बता दें, या कोई एक ऐसा तरीका बता दें जिससे उसकी फीस वाजे हो जाए। फिर कहते हैं कि 4/2/10 में द स्टेटमेंट within the general memorandum of agency for purchase and sale of the commodity that denies the right of the buyer to take the delivery of the commodity। ऐसा कोई शक लिख देना एजेंसी के अंदर कि आप डिलीवरी ले ही नहीं सकते किसी वजह से, आपका एजेंट है, एजेंट खरीदो फरोख्त करेगा और प्रिंसिपल जो है वो ले ही नहीं सकता, ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मालिक तो आप है ना, एजेंट तो आपका एजेंट है, प्रिंसिपल आप है। लिहाजा ऐसी कोई शर्त लगाना भी एजेंसी को बातिल कर देता है। इसी तरीके से कहते हैं 4/2/11 में कि जो इंस्टीट्यूशन पेमेंट कर रहा है किसी भी चीज को खरीदने के लिए, अगर वो कॉन्टेजेंट हो इस बुनियाद के ऊपर कि आगे से जब तक मुझे कोई गारंटी नहीं आएगी तब तक के नहीं होगा, इसके अंदर कहते हैं कोई कबाहत नहीं है, गारंटी ली जा सकती है, क्योंकि डिलीवरी डेफर डिलीवरी के अंदर गारंटी लेने में कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। फिर कहते हैं स्टिपुलेशन ऑफ गारंटी, अगर आप गारंटी की कोई शर्त लगाते हैं बाय द सेलर, बेचने वाला कहता है कि आप गारंटी दें कि मैं ये जो चीज बेच रहा हूं इसके लिए आप मुझे गारंटी दें, तो कहते हैं ही इज ऑब्लाइज टू प्रोवाइड अ गारंटी। अगर शर्त लगा दी तो गारंटी देना पड़ेगी आपको, क्योंकि ये शिरकत का तो मामला है नहीं और इन्वेस्टमेंट एजेंसी का तो मामला है नहीं जिसके अंदर आप कहें कि भाई आप गारंटी दें नफा और नुकसान की। तो नफा और नुकसान की नहीं है बल्कि प्राइस की पेमेंट की है, तो प्राइस पेमेंट के लिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए गारंटी लेने में कोई हर्ज नहीं है, और ये आप गारंटी के स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं। आगे चलें। अब एक एक जुमला, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव एक हेजिंग का टूल होता है, यानी आप एक बुनियादी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट खड़े कर रहे होते हैं फॉरवर्ड के, फ्यूचर के, कि कल को अगर कोई मेरा रिस्क आ गया, कहीं मुझे लॉस हो गया इंटरेस्ट रेट्स के कम ऊपर नीचे होने की वजह से, या फिर आपके करेंसी के रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से, तो ये कहते हैं शरई एतबार से डेरिवेटिव्स करना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर प्रॉमिस बेस्ड हो तो कोई हर्ज नहीं है। आगे चलें। डेरिवेटिव्स फ्यूचर के बहुत तफसील से बात कर चुके हैं, फ्यूचर के डेरिवेटिव्स शरन दुरुस्त नहीं है। आप नीचे इसकी शरिया रूलिंग पढ़ सकते हैं। इट इज नॉट परमिटेड अकॉर्डिंग टू शरिया टू अंडरटेक द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ईदर थ्रू देयर फॉर्मेशन। आप नया कोई मामला करें या उसकी ट्रेड करें, पहले से कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आगे खरीदे बेचे, दोनों सूरतें जायज नहीं है। आगे चलें। आगे चलें। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? ये एक जुमला है, इसको समझ लें तो बड़ा आसान है। ऑप्शन ट्रेडिंग ये होती है कि आपने कोई चीज, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उसकी आपने एक टोकन मनी दे दी, ठीक है। टोकन मनी देने के बाद डिलीवरी बाद में होनी थी, सही है, प्राइस भी कुछ डेफर्ड थी, और उस टोकन मनी की बुनियाद के ऊपर अब आप तय करते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर उस चीज की कीमत क्या है। अगर कीमत बढ़ गई तो आप क्या करेंगे? आप बढ़ी हुई कीमत अपने जो आपका सेलर है उससे ले लेंगे। लेकिन अगर आपकी कीमत गिर गई तो आप उसको बजाय इसके कि पूरे पैसे दें, आप कहेंगे वो पैसे आप रख लो। वो यही ऑप्शन ट्रेडिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग खयार के साथ वो ये होता है कि ये मैंने पैसे एज अ टोकन मनी दिए, ये मैंने पैसे आपको दिए, ये आप रख लीजिए। अगर इसकी प्राइस इतनी रही तो फिर मैं मजीद पैसे देकर खरीद लूंगा, अगर प्राइस बढ़ गई तो मुझे प्रॉफिट हो गया है गोया एक तरीके से, और वो प्रॉफिट आप मुझे दें, मामला खत्म। और अगर कम हो गई तो ये पैसे आप रख लें, आप डिलीवरी नहीं दीजिएगा। कहते हैं ये शरन दुरुस्त नहीं है। क्यों? कहते हैं कि देखिए जब अगर आप कहते हैं कि आपने खरीदो फरोख्त की है, तो खरीदो फरोख्त में उस चीज की कीमत बढ़ जाए या कम हो जाए आपको वो मिलेगी, वो चीज आपकी है, डिलीवरी बाद में। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग अगर इस तरह से होती है कि वो बेसिकली एक राइट ले लिया जाए, प्राइस के ऊपर राइट ऑप्शन की वजह से, ये दुरुस्त नहीं है। कि देखो ये मैं 1 लाख रुपए का मामला कर रहा हूँ, 10,000 रुपए आपको टोकन दे दिया है मैंने, अभी 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट 1,10,000 बन गया तो आप मुझे 10,000 प्रॉफिट दे दोगे,
और मुझे प्रॉफिट करके मैं निकल जाऊंगा। अगर ये 90 का आ गया तो मेरे पैसे वो रख लेना मिसाल के तौर पे, और मैं मजीद नहीं दूंगा आपको, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब आप कोई चीज खरीद लेते हैं तो उसकी पेमेंट से मिल्कियत का ताल्लुक नहीं होता। वो चीज कम हो जाए या ज्यादा हो जाए वो आपकी है। तो लिहाजा ऑप्शन ट्रेडिंग दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त तरीकेकार क्या है? दुरुस्त तरीकेकार एक ये हो सकता है, जैसे अर्नेस्ट बनी अरबून का है, वो ये कि मैं आपको पैसे दूं इस शर्त के ऊपर कि भाई मैं 3 दिन में या 6 दिन में डिलीवरी ले लूंगा, या फिर आप कहें कि आप पैसे दें, अगर मैंने टर्मिनेट कर दिया खुद से ही एक तरफा तौर पे मामला, तो मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा, और अगर आपने टर्मिनेट कर दिया डिलीवरी से पहले तो ये पैसे मेरे हो जाएंगे। ये दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त है? एज पर यूफी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि देखें यहां पर आप एक ख्यार के साथ मामला कर रहे हैं, इसे ख्यारी शर्त कहते हैं। यहाँ पर ये नहीं हो रहा कि आप कहें मैं डिलीवरी नहीं लेता, बस मुझे मेरा प्रॉफिट दे दो। यहाँ पे मामला ही फस्क हो रहा है। वो मामला जो किया था वो बातिल हो रहा है। आपने पैसे दिए, जैसे आजकल घर खरीदने में होता है, आप गए आपने घर देखा, आपने कहा यार मुझे 3 दिन दो, वो कहता है आप मुझे टोकन करा जाए, और उसके अंदर शर्त होती है कि अगर आपने पैसे आपने आगे आके पूरे पैसे नहीं दिए, तो ये आप अगर मामला खत्म कर रहे होंगे उसके बुनियाद पर ये पैसे मेरे हो जाएंगे, या अगर वो किसी और को दे दे तो आपको वो पैसे वापस करे। ये दुरुस्त है। लेकिन अगर आप ये कहें मैंने खरीद लिया, अगर ये पेमेंट की है, बाद में घर की कीमत बढ़ जाए और कहें कि यार घर तो छोड़ो, मुझे जो इजाफा हुआ है वो दे दो, तो कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपको ऑप्शन देता है कि आप टर्मिनेट कर दो, चाहे विद कंपनसेशन विदाउट कंपनसेशन। लेकिन सिर्फ आप ये कहें कि नहीं मुझे इजाफा मिल जाए या नुकसान की सूरत में नुकसान मुझे उठाना पड़े, ये दुरुस्त नहीं है ऑप्शंस में। इसको गौर से समझ लीजिएगा। आगे चले। शरिया सब्स्टिट्यूट फॉर ऑप्शन, ये वही सब्स्टिट्यूट है जो सारे मैं बता चुका हूं। आगे चले। स्वैप्स क्या होते हैं? स्वैप वही होता है कि आपको कोई चीज पे करनी है, उसका जो प्रॉफिट था वो 10% था। मैंने कोई चीज आपसे ली हुई थी, उसका प्रॉफिट क्या था? 12% था। बजाय इसके हम मामला करें, हमने अपना स्वैप कर लिया, अब 10-10 तो आपस में माइनस हो गया, 2% जिसको देना था ज्यादा वो दे देगा। कहते हैं स्वैप्स की ट्रांजैक्शन भी अगर तो सेल ऑफ डेट और सेट ऑफ के स्टैंडर्ड के तहत हो रही है जायज है, लेकिन अगर सेट ऑफ नहीं हो रहा, सिर्फ प्योर ये कमर्शियल एक ट्रेड हो रही है और इसी को एक कॉन्ट्रैक्ट समझा जाए और सेट ऑफ नहीं हो रहा, तो दुरुस्त शुमार नहीं होगा। नीचे लिखा हुआ है स्वैप्स आर नॉट परमिटेड इन फॉर्म्स विच दे आर प्रैक्टिस इन कमोडिटी मार्केट्स। आगे बचा, ये खत्म हो गया? मेरे ख्याल में खत्म हो गया है। अब हम सवालात ले लेते हैं ये इसके खत्म हो ऊपर। गई। मैं चाहूंगा अब जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो सवालात जरूर पूछें इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत अहम मसला है। अक्सर लोग पूछते हैं स्वैप्स के हवाले से, डेरिवेटिव्स में, फॉरेक्स के ऊपर। मेरे ख्याल में बहुत तफसील से मैंने तीनों चारों चीजें बताई हैं, इसकी शराइत और अकसाम भी बताई हैं, और इसकी वजूहात भी बताई हैं। और ये सारी वजूहात वो हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। मबी का मौजूद होना, ममलूक होना, मकबूज होना अलग हो जाए, और कॉन्टिजेंट ना होना कि डिलीवरी नहीं दूंगा, या आपको एक बैग के अंदर दूसरी बैग की शर्त लगा दी जाए, ये सब चीजें दुरुस्त नहीं है। बाकी सारा स्टैंडर्ड एक जैसा है। सोने चांदी की खरीदो फरोख्त में आपको पता है इमीडिएट पोजेशन होनी चाहिए। सलम के अंदर आपको पता है कि पेमेंट पहले होनी चाहिए। इस्तिस्ना के अंदर आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, चाहे डिलीवरी भी हो जाए डेफर्ड। बाकी इसके अलावा दुरुस्त तरीकेकार नहीं है। अगर कोई सवाल है तो सवाल कर लीजिए। अच्छा जी, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं भी या चले गए? और ये बहुत कम तादाद रह गई है। मैं अर्ज करूंगा टीम से, सादिक की, आप देखें जो लोग नहीं आ रहे फिर उनको ग्रुप से भी आप आउट कर दें। जाहिर है कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अपना वक्त दे रहे हैं डेडिकेशन के साथ, और सिर्फ सबको सिर्फ लेक्चर्स मिल जाना, या फिर अगर कोई नहीं आ पा रहा वो एक्सप्लेनेशन दे दें, और जिसके जो फाइनेंशियल ड्यूज बाकी हैं वो जल्द अज जल्द पूरे करे, या एटलीस्ट ऑफिस के साथ कम्युनिकेट करे कि कब पूरे कर देंगे, ताकि कोई इनकन्वीनियंस ना हो। इदारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कॉस्ट के साथ चलता है, तो इसको आप बतौर खास मद्देनजर रखें। साथ ही मैं चाहूंगा कि अल सादिक की बेहतरी के अंदर आप लोग अपना किरदार अदा करें। हम ये समझते हैं कि अगर कोई सादिक एक वेबिनार में भी शिरकत करता है वो हमारा हिस्सा है, और इदारा आपसे ही बेहतर हो सकता है। आप लोग सजेशन जरूर दीजिए कि हम चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या चीज़ और बेहतर हो सकती है, ताकि हम चीज़ों को और बेहतर कर सकें। और वी ट्रूली वैल्यू योर वैल्यूएबल फीडबैक, और हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से हमें
फीडबैक मिले। फीसेस के ड्यूज को जरूर मद्देनजर रखें, अटेंडेंस को भी मद्देनजर रखें। इंशाल्लाह अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर अगले हफ्ते नए स्टैंडर्ड के साथ यकीनन कोई एक बहुत सीनियर आलिम दीन के साथ मुलाकात होगी। आप लोग देख रहे होंगे कि ज्यादातर लोग जो शरीय स्टैंडर्ड्स पढ़ा रहे हैं वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। कल मुफ्ती इमरान साहब थे जो कि नेशनल बैंक के आरएसबीएम है। उससे पहले मुफ्ती नवीद साहब थे जो कि सिंध बैंक के आरएसबीएम, मुफ्ती जाहिद साहब यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के शरीय एडवाइजर हैं। ये सारे टॉप के एडवाइजर्स हैं। फिर मुफ्ती शुएब साहब आसा माइक्रो फाइनेंस बैंक के एडवाइजर हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं मुफ्ती जावेद साहब थे, मुफ्ती अबूबकर साहब थे। तो ये सारे बैंकों के बोर्ड लेवल के मेंबर्स हैं। यानी ऐसा नहीं है कि किसी कंप्लायंस डिपार्टमेंट में हो। कंप्लायंस लेवल के भी स्कॉलर बहुत जबरदस्त हैं, बहुत काबिल हैं, और वो लोग भी पढ़ाएंगे और उनकी भी नॉलेज बहुत जबरदस्त होती है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि सीनियर स्कॉलर्स पढ़ाएं। तो आप लोग भी वक्त के ऊपर शिरकत कर रहे हैं, करते रहिए। और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस तरह से आप लोग साथ रहेंगे और हमें इम्प्रूव होने में आपकी जरूर मदद दरकार होगी और आप लोग मदद करेंगे। कोई सवाल नहीं है तो फिर हम खत्म करेंगे। सर थैंक यू सर, आप लोग की माशाल्लाह बहुत अच्छी एफर्ट्स हैं और आप लोग इस अच्छे प्लेटफॉर्म से हम लोग भी फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ मेरा एक सवाल था सर, आपने एजेंट के हवाले से बताया था कि अगर एजेंट को हायर करते हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशन होती है। मेरा ये सवाल है कि जब एजेंट आप हायर कर लेते हैं तो एजेंट को मार्केट का ज़्यादा पता होता है, मतलब जाहिर बात है वो मार्केट में इन हुआ होता है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर एजेंट देखेगा कि यार मैंने लो परचेजिंग की है, लो प्राइस से परचेजिंग की है, तो वो उस वक्त बेनिफिट उठाएगा, वो अपने आप को ऑफर करेगा अच्छी प्राइस में, और फिर इसी सिमिलर जब वो हायर हो जाएगी तो उसको सेल भी कर सकता है। तो इसमें हमारा कोई कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में या कोई ऐसी चीज हम ऐड कर सकते हैं तो कभी कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज को। थैंक यू सर। जब भी बाकायदा जो एजेंसी है ना, एजेंट को अमीन कहा जाता है। अमीन यानी जो अमानतदारी का तकाजा है कि जो मामलात है उसके अंदर अपने प्रिंसिपल के हक में बेहतर से बेहतर काम करें। लिहाजा एजेंसी के अंदर ये बात जरूरी होती है कि अगर एजेंट इस तरह से करता है कि वो पहले प्राइस कम में खरीद लेता है फिर खुद ही को बेचता है अपना प्रॉफिट कमाए, तो ये अखलाकन बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन शरअन दुरुस्त है। हाँ, इसके अंदर ये लगाया जा सकता है कि एजेंट जो है वो अगर जब खुद को बेचेगा तो कोई रैशनल भी बताएगा, वरना वो खुद को नहीं बेच सकता। ये किया जा सकता है, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है कि अगर एजेंट खुद को बेच सकता है, शरअन जायज है। लेकिन हम इसके अंदर इस कंट्रोल को रखने के लिए कि ऐसा ना हो कि वो एक डिसेप्शन का बायस बन जाए या जो अपना प्रिंसिपल है उसी का लॉस करवाने लगे, तो हम ये शर्त रख सकते हैं कि एजेंसी के अंदर अगर आप कभी अपने आप को बेच रहे होंगे तो आप इसके अंदर वजह बताएंगे कि आप मार्केट में क्यों नहीं जा रहे, खुद के पास क्यों जा रहे हैं। और अगर प्रिंसिपल सेटिस्फाई होता है तो बेचे, नहीं होता तो नहीं बेचे, क्योंकि मालिक वो है। जबरदस्ती तो नहीं हो सकती, यही बात बताई गई है। दोनों स्टेजेस अलग है। खुद ब खुद एजेंट मालिक नहीं बनेगा बल्कि जब तक सेलर राजी ना हो। थैंक यू सर, बहुत क्लियर हो गया सर, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है? मेरे ख्याल में या तो सारी बातें आप तमाम मोअज़्ज़िज़ हजरात को बहुत अच्छी समझ में आ गई हैं या कुछ भी नहीं आई हैं। अलबत्ता मेरा हुस्न ज़न ये है कि सब बातें समझ में आ गई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब हम अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं। मेरी थोड़ी सी निस्बतन स्पीड ज़्यादा है तो बाज़ औक़ात मैं जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो मैं बहुत अरसे ये चीज़ें पढ़ाते रहा हूँ तो मुझे एक लाइन के बाद याद होता है स्टैंडर्ड पूरा किस उसके साथ है, तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। और एक बोलने की स्पीड है, बसा औकात समझना दिक्कत दुश्वार हो रहा होता है तो आप लोग बता सकते हैं। मैं उसको दो तीन चार बार रिपीट करूंगा ताकि हम लोग एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर आ जाएं। अपना बहुत ख्याल रखें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।